गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके सामने हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पिछली जो वीडियो थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन शेयर किया था, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे थे हम। तो हमने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी जो ये रिमेनिंग चैप्टर है आधा, ये इसमें पूरा करेंगे और फिर जो इससे नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, उसमें पूरा जिस्ट समराइज करके एक साथ डाल देंगे। तो जिन बच्चों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हमारी ये चारों वीडियो देख सकते हैं, और जिनको लगता है कि एक बार में ही देख लूं तो वो इसकी फोर्थ वीडियो देख लेंगे, इसकी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये स्टोरी ऑथर जो खुशवंत सिंह है, राइटर भी हैं, उनकी ग्रैंडमदर की है। उनकी ग्रैंडमदर एक रिलीजियस लेडी है, फैट है, शॉर्ट है, बेंट है, और वो काफी एज्ड है। एक क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स है पूरे चेहरे पे, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। और ऑथर कहता है कि जब से मैं देख रहा हूं उनको, वो इतनी ही बूढ़ी है और इससे ज्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती। लोग कहते हैं कि वंस शी वॉज यंग एंड प्रीटी, कि कभी वो जवान और सुंदर थी, पर ये थॉट ही मेरे को रिवोल्टिंग लगता है कि वो कभी यंग और प्रीटी रही होंगी। वो हमेशा से ब्यूटीफुल है, पर यंग और प्रीटी ये थोड़ा सा मेरे को जचता नहीं है। और कभी कभी ग्रैंडमदर कहती है कि वो खेलती थी बच्चों के खेल जब वो छोटी थी, तो मुझे ये फैबल ऑफ प्रोफेट्स, फरिश्तों की कहानियां लगती है कि कोई किस्से कहानी सुना रहे, सच्चाई नहीं है। फिर ग्रैंडफादर के बारे में ऑथर कहता है कि जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस है, तो उसके ऊपर उनका एक फोटो टंगा हुआ है। तो उस फोटो में पूरी सफेद दाढ़ी है जो चेस्ट तक आती है, और ऐसे लगते हैं कि इनके पत्नी और बच्चे नहीं हो सकते, बल्कि केवल पोते और पोतियां ही हो सकते। तो इतना मतलब ये दिखाने की कोशिश की है पूरा कि जो दादा और दादी हैं उनको तब से वो देख रहा है फोटो से भी, तो वो काफी एज लगते हैं। और फिर दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, साथ में रहते हैं गांव में। ऑथर के पेरेंट्स सिटी में चले गए हैं सेटल होने के लिए, और जब तक वो वहां सेटल हो तब तक ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों गांव में रहते हैं। ग्रैंडमदर उसको तैयार करती है, रोज उठाती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, और हमेशा एक मोनोटोनस सी सिंगिंग में प्रेयर्स गाती रहती है, और अपनी जो माला है उसके मन के गिनती रहती है, और इस उम्मीद में गाती रहती है प्रेयर्स कि उसका पोता भी सुनकर सीख लेगा, याद कर लेगा। पर वो सीखते नहीं है। दोनों साथ मंदिर में जाते हैं। मंदिर में ही स्कूल है जहां पे जो प्रिस्ट है, पुजारी, वो बच्चों को पढ़ाता है, और दादी माँ वहीं साथ में अंदर बैठ के मंदिर में स्क्रिप्चर्स जो होली बुक्स हैं वो पढ़ती रहती हैं। और नाश्ते में ऑथर को वो मक्खन के साथ थिक स्टेल चपातीज देती है, मोटी बासी रोटियां, और वही रोटियां जब मंदिर से दोनों दादी पोता वापिस आते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी डालती है वो। तो फिर क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो उन दोनों को सिटी में बुला लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी फ्रेंडशिप में। टर्निंग पॉइंट क्या है कि अब जब स्कूल में शहर में चले जाते हैं, तो ऑथर जो एक इंग्लिश स्कूल में और मोटर बस में जाता है, और जो दादी माँ है उसको अब उठाती हैं, नहलाती धुलाती, तैयार तो करती हैं, पर स्कूल उसके साथ नहीं आ सकती, उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर मैथ्स और साइंस की आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्योरम्स वगैरह, साइंस के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, वो सब सिखाते हैं, जिसमें ग्रैंडमदर इज नॉट एबल टू हेल्प दी ग्रैंडचाइल्ड, तो मदद नहीं कर पाती। एक दिन आके ऑथर अनाउंस करता है घर पे कि स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। तो उस दिन वो काफी डिस्टर्ब हो जाती हैं कि म्यूजिक लेसन, जो म्यूजिक है उसका एसोसिएशन हार्लट्स और बेगर्स के साथ है, और जेंटल फोक के साथ उसका एसोसिएशन नहीं है। फिर एक और नया फेज आता है उनकी फ्रेंडशिप में। ऑथर यूनिवर्सिटी में जब आता है तो उसका खुद का एक कमरा दे दिया जाता है उसको, तो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट जाता है। फिर वो जो ग्रैंडमदर है, ही एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन,
कि उन्होंने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया बिना कुछ कहे। वहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से जुड़ गया होगा कि कहां से हम शुरू कर रहे हैं। सी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। ग्रैंडमदर ने अपना एकांत स्वीकार कर लिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ भी कंप्लेन किए। स्पिनिंग व्हील एंड प्रेयर्स। पूरा पूरा दिन वो कोर्ट यार्ड में बैठ के अपना चरखा काटती रहती हैं और लिप्स मूविंग इन प्रेयर्स, और उनके होठ हमेशा बुदबुदाते रहते हैं। वो प्रेयर्स, भगवान को प्रे करती रहती हैं। और ग्रैंडमदर रिलैक्स इन आफ्टरनून एंड फीड स्पैरोज। देयर इज अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। दिस वाज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे। तो जो ग्रैंडमदर है सारा दिन चरखा काटती हैं, प्रेयर्स कहती रहती हैं, और सिर्फ आफ्टरनून में ही वो रिलैक्स करती हैं आधे घंटे के लिए। रिलैक्स कैसे करती हैं? वो आंगन में बैठ जाती हैं और रोटी के टुकड़े, ब्रेड क्रम्स तोड़ तोड़ के डालती हैं पक्षियों को, और बहुत सारी स्पैरोज आ जाती हैं, चिड़ियां। कोई कंधे पे बैठ जाती, कोई पैर पे, कोई सर पे, और वो उनका हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर है दिन का। और ऐसा हो जाता है जैसे वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, कि जैसे पागल खाने में एक शोर शराबा सा रहता है, वैसे चिड़ियों की चहचहाट का ऐसा एक शोर सा हो जाता है कि चिड़िया इतना शोर मचाती है कि वो ऐसा हो जाता है जैसे पागल खाने का एक दृश्य हो, कि इधर चिड़िया, उधर सर पे, हाथ पे, कंधे पे, पैर पे, चारों तरफ, बीच बीच में उनको शू अवे करती हैं, भगाती हैं, फ्रिवलस रिबक्स देती हैं, छोटी मोटी डांट फटकार भी देते हैं, पर फिर भी स्टिल इट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे। उनका ये सबसे खुशनुमा आधा घंटा है दिन में। फिर उसके बाद क्या है? The author had to go to abroad for further studies for 5 years. She went with the family to say him goodbye and kissed him on his forehead. This was the last sign of physical contact between both of them. तो फिर ऑथर की फैमिली डिसाइड करती है कि ऑथर को पढ़ने के लिए अब्रोड मतलब फॉरेन, विदेश, दूसरे देश भेज दिया जाए 5 साल के लिए। तो ऑथर सोचता है कि शायद मैं जब आऊंगा तो वापस जब आऊंगा तो दादी माँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, मिल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उनकी एज में कुछ पता नहीं है, वो रहे ना रहे, काफी एज्ड है वो। और जाते वक्त वो उनको माथे पर किस करती हैं, यही उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट का लास्ट साइन है। और जब 5 साल के बाद ऑथर वापस आता है तो वो उनको दोबारा मिलती है स्टेशन पे और उनको बाहों में भर लेती है, और ऑथर फिर भी सुन सकता है कि वो प्रेयर्स रिसाइट कर रही हैं, प्रेयर्स बुदबुदा रही हैं, मतलब वो कभी भी प्रेयर करना बंद नहीं करती हैं। ऑथर ने भले ही सोचा था अब्रॉड जाते हुए कि जब आऊंगा कि क्या पता दादी माँ से मिलूंगा कि नहीं, पर जब वो आता है 5 साल के बाद तो वो पूरी फैमिली के साथ उनको स्टेशन पर रिसीव करने आती हैं और खुशी से उनको बाहों में भर लेती हैं। तब भी जब वो उनके गले लगते हैं तो वो उनको प्रेयर्स बुदबुदाते हुए सुन पाते हैं। इवनिंग में शी डिडंट प्रे। शाम को दादी माँ हमेशा प्रेयर्स ही करती रहती हैं, पर शाम को वो प्रे नहीं करती हैं, सिंगिंग करती हैं विद वीमेन ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की औरतों के साथ। सी थम्ड शेगिंग स्केन्स ऑफ डाइलिपिटेटेड ड्रम। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक ढोल लेके आई और औरतें सब मिलके गीत संगीत गाना बजाना कर रही है और ढोल भी बजा रही है। थम्पिंग द सेगिंग स्केन्स ऑफ डाइलिपिटेटेड ड्रम। तो थम्पिंग मतलब बजाना, सेगिंग स्किन, सेगिंग होता है हिलती हुई, कि जैसे ऐसे करेंगे या ऐसे एक बार जोर से लगाएंगे तो स्किन ऐसे मूव करेगी तो स्किन हिल रही है, और जैसे बुढ़ापे में स्किन लटक जाती है और टच करोगे तो हिलती सी प्रतीत होती है,
वैसे ही जो डोल है दोनों तरफ जो बजाने का होता है, जो स्किन होती है वो लूज हो गई है काफी, उसी को सैगिंग स्किन बोला है ऑफ डाइलिपिटेटेड ड्रम। डाइलिपिटेटेड मतलब जिसकी कंडीशन सही नहीं है, पुरानी सी डोल की है, डोल है छोटा सा जो औरतें यूज करती हैं गाने बजाने के वक्त, और उसकी साइड वाले जो लेयर्स हैं उसकी स्किन लटक गई है, मतलब वो पोर्शन थोड़ा सा लूज हो गया है, ऐसा लगता है जैसे सेगिंग स्किन्स हैं। और डाइलिपिटेटेड ड्रम मतलब जो डेट्रियोरेटेड कंडीशन में है, जिसकी कंडीशन ज्यादा बढ़िया नहीं है, पुराना सा डोल है, उसको बजा रही है और गाने गा रही है। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उनको मनाना पड़ा कोशिश करके कि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, वो थक ना जाए। फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। पहली बार जब से मैं उनको जानता हूं, उनको पहली बार मैंने देखा है कि वो प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि पड़ोस की औरतों के साथ गीत गा रही थी। गीत कौन से गा रही थी? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। जो योद्धा जब घर लौटते हैं तो मेरे आने की खुशी में, अपने ग्रैंड चाइल्ड के आने की खुशी में वो पड़ोस की औरतों के साथ गीत गा रही थी, संगीत का आनंद ले रही थी, खुद भी बजा रही थी और गा रही थी, और उनको मना कर रोकना पड़ा कहीं वो थक ना जाए। और पहली बार ऑथर ने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ जब वो प्रे नहीं कर रही। Next morning she was taken ill. This was a mild fever. Doctor told it will go, but she thought otherwise. She told that her end was near. अगली ही सुबह वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि माइल्ड फीवर है और चला जाएगा, दवाइयां दे दी। पर उन्होंने दूसरी तरफ सोचा, उनकी दादी माँ ने कहा कि उनका अंत समय नजदीक आ गया है। हमने बहुत अपोज किया, मना किया कि आप गलत कह रही हैं, बिल्कुल ठीक हो जाओगी और ये बुखार चला जाएगा, पर वो मानी नहीं। उन्होंने कहा ओनली फ्यू आवर्स आर लेफ्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो बेड पे लेट गई और उन्होंने टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, वो शांति से बेड में लेट गई और प्रेयर्स कर रही थी और अपनी माला के मन के काउंट कर रही थी। अ पीसफुल पैलस स्प्रेड ऑन हर फेस। एक शांति सुकून पीलापन सा एक आवरण सा उनके चेहरे पर सुकून का छा गया। वी लेड हर ऑन ग्राउंड एज इट वॉज कस्टमरी एंड रैप्ड हर बॉडी इन रेड शॉल। हमने जब देखा कि वो नहीं रही हैं तो उनको बेड से उठा के जमीन पर लिटा दिया, जैसा कि ये परंपरा के अनुसार है कि एक मृत व्यक्ति को बेड पे नहीं जमीन पर लिटा देते हैं, क्योंकि पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो और उनको लाल कफन में लपेट दिया, लाल साड़ी उनको पहना दी। हम उनके जो फ्यूनरल की तैयारियों के लिए चले गए। इट वॉज सनसेट टाइम। Thousands of sparrows scattered on the ground. There was no chirping of sparrow. सनसेट टाइम था, सनसेट हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। हजारों स्पैरोज ग्राउंड पर आकर बैठ गई, कोई भी चहचहाट नहीं थी, कोई भी साउंड नहीं थी, बिल्कुल आवाज नहीं थी। My mother threw breadcrumbs to the sparrows. Sparrows took no notice of the breadcrumbs. When we carried our grandmother corpse off, the birds flew away quietly, and next morning the sweepers swept away the breadcrumbs. मेरी मदर ने जो ब्रेड के टुकड़े, रोटी के टुकड़े डाल दिए, पर स्पैरोज ने उसका कोई भी नोटिस नहीं लिया। और जब हम अपनी दादी माँ का मृत शरीर ले जाने लगे तो जो पक्षी थे वो चुपचाप चले गए। और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने ब्रेड क्रम्स को स्वीप करके डस्टबिन में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आपने भी देखा एक रिलीजियस लेडी हमेशा प्रेयर्स, भगवान का नाम, अपनी माला के मन के गिनती रहती। इतनी खुश जब उनका पोता फौरन से वापस आया सकुशल, गले लगाया, पूरी रात गीत गाए और थक गई, थक कर बीमार हो गई, बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा,
पर जैसे उनका भगवान से एक कनेक्शन था, उनको मैसेज मिल गया हो कि उनका अंत समय नजदीक है। जब कुछ ही टाइम बचा, चुपचाप लेटी रही और जो होठ प्रेयर में बुदबुदाते रहे और मन के जो माला के वो काउंट करती रही और फिर भगवान जी के पास चली गई, शरीर छोड़ दिया तो उनको धरती पर लेटा दिया लाल साड़ी में लपेट के, और हजारों चिड़िया जिनको रोज वो फीड करती थी आके उनके आसपास बैठ गई। और जब हम उनको ले जाने लगे तो मेरी मदर ने ब्रेड क्रम्स डाले स्पैरोज को, उन्होंने उसका नोटिस भी नहीं लिया, ध्यान भी नहीं दिया। ये उनका तरीका था स्पैरोज का मौन करने का। जो पशु पक्षी हैं, जो उनकी देखभाल करता है, उनको भोजन देता है, उसके लिए कितना केयर करते हैं, कितना मौन करते हैं, ये दिखाया गया, ये दिखता है। और जब हम ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले गए तो जो बर्ड्स थे वो चुपचाप चले गए और जो ब्रेड क्रम्स थे यूं के यूं पड़े रहे। अगली सुबह आकर स्वीपर ने उनको साफ करके डस्टबिन डाला। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, हम रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा समराइज करके इसको डालेंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर दैट।